बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो 4 स्टेप थी वो हम लोगों ने पढ़ी इलॉन्गेशन तक। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन बताया था कि रिपीटेटिव प्रोसेस है। इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, इसमें लगातार अमीनो एसिड आप चेन में जुड़ते रहते हैं। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि धीरे धीरे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मुख्यतः राइबोसोम 5 to 3' एंड की ओर एक एक कोडॉन आगे बढ़ता है और बनती हुई पॉलीपेप्टाइड चेन में धीरे धीरे एक अमीनो एसिड जुड़ जाता है। राइबोसोम का एमआरएनए पर 5' से 3 एंड की ओर एक कोडॉन मूव करने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका मूवमेंट इलॉन्गेशन फैक्टर जी तथा EFG बोल सकते हैं इसको, इलॉन्गेशन फैक्टर जी द्वारा होता है। इस फैक्टर को ट्रांसलोकेज भी कहते हैं। अगला स्टेप जो है वो टर्मिनेशन का है, जो 5th स्टेप है। 5th स्टेप में हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन में धीरे धीरे राइबोसोम एमआरएनए की कोडेड लैंग्वेज को अमीनो एसिड की कोडिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करते करते किसी टर्मिनेटिंग सिग्नल जो कोई भी UAG हो या UG या UAA पर पहुंच जाता है और इसके बाद रिलीजिंग फैक्टर R1 तथा R2 की सहायता से टर्मिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर देता है, जो निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। जो टर्मिनेशन की क्रिया है वो निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप में क्या होता है? रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम लास्ट tRNA। इस स्टेप में RF मतलब जो रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड चेन का लास्ट tRNA से फ्री हो जाती है। सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी जो लास्ट tRNA से जुड़ी हुई है वो कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट की प्रेजेंस में अलग हो जाएगी। दूसरा है सेपरेशन ऑफ लास्ट tRNA फ्रॉम राइबोसोम। इस स्टेप में लास्ट tRNA से RF2 यानी कि रिलीजिंग फैक्टर 2 की सहायता से राइबोसोम से अलग हो जाता है। और तीसरी स्टेप होती है डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। इस स्टेप में राइबोसोम की दोनों सब यूनिट रिलीजिंग फैक्टर S की सहायता से अलग हो जाती हैं। तो ये जो इसकी टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन में निम्न 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। tRNA से अमीनो एसिड की चेन का अलग होना, tRNA से राइबोसोम का अलग होना और राइबोसोम की दोनों यूनिट का आपस का अलग होना। इसकी जो लास्ट स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस की वो है फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। ये या इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस भी बोलते हैं। एक्चुअल में जो प्रोटीन बनी उसको अमीनो एसिड की जो चेन बनी उसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। उसको एक्टिव स्टेज में लाने के लिए उसमें फोल्डिंग्स आवश्यक हैं, तो उस फोल्डिंग के लिए हम कहते हैं फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ट्रांसलेशन के बाद भी बनी हुई फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअल प्रोटीन नहीं होती। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की फोल्डिंग्स होती हैं, जिसे मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में क्रॉस लिंकेज बन जाती है और इस प्रकार प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाता है और यह इसी फॉर्म में अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती है। इस प्रकार ट्रांसलोकेशन के बाद एक्टिव प्रोटीन बनने की तक जो होने वाले जितने चेंजेस हैं उनको हम पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस कहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रोटीन सिंथेसिस की 6 स्टेप पढ़ी। प्रोटीन सिंथेसिस की 2 मेजर स्टेप पढ़ी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की 6 स्टेप पढ़ी। इसको यदि हम ट्रांसलेशन को एक डायग्राम में समराइज करना चाहें तो इस प्रकार से उसको हम समराइज कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। इस तरीके से हम डायग्रामेटिक इसको देखें तो ये पूरा का पूरा स्टेप जो है वो इनिशिएशन को शो कर रहा है। ये पूरी स्टेप जो है वो इनिशिएशन को शो कर रही है। इनिशिएशन का मतलब हुआ ये कि जहाँ पर राइबोसोम की 30th यूनिट mRNA IF3 फैक्टर आपस में जुड़ता है।
जैसे पहले 30s यूनिट्स और IF3 फैक्टर Mg++ की प्रेजेंस में जोड़ा, ये जोड़ा, फिर mRNA से जुड़ा, Mg+GTP N-tRNA है, इलोंगेशन फैक्टर 2 और इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट की सहायता में जोड़ा। इसके बाद इसे tRNA का जोड़ना, जो इनिशिएशन कोडॉन है, tRNA का जोड़ना। इसके बाद इसकी राइबोसोम की 50s यूनिट का जोड़ना। जो ये सारी चीज़ें इनिशिएशन में आती हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारा हुआ इनिशिएशन का। के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन में क्या होता है, देखें, इधर से लोडेड tRNA आता है, दूसरा tRNA आता है और इस tRNA के बराबर में सेकंड वाले जेनेटिक कोड पर आकर लग जाता है। एंड दोनों के बीच जो अमीनो एसिड होते हैं इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और इधर से जो लोडेड tRNA, इधर से जो फ्री tRNA बाहर निकल जाएगा और इधर से लोडेड tRNA, इधर से लोडेड tRNA का आना, इधर से फ्री tRNA का निकलना। ये क्रिया इस प्रकार होती रहती है। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है कि ऐसे जब जो ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तो एक लंबी चेन tRNA से जुड़ जाती है। तो इसमें जो टर्मिनेशन में क्या होता है, ये चेन सबसे पहले यहाँ से डीअटैच हुई, फिर कहते हैं mRNA डीअटैच हुआ, राइबोसोमल यूनिट डीअटैच हुई और इस चेन में फोल्डिंग आ गई। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग आ गई। इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, नेचुरल सिस्टम में किस प्रकार वो रेगुलेट होती है, किस प्रकार कौन सी प्रोटीन को कब बनना चाहिए या कौन सी प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स कब एक्टिव होने चाहिए, कब स्विच ऑन होने चाहिए, कब स्विच ऑफ होने चाहिए, इसमें कहीं हम पढ़ेंगे। या इसको हम रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ जीन एक्शन कह सकते हैं, या हम लैक ऑपरेंट मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि ये लैक्टोज के एसिमिलेशन से रिलेटेड है। ये वाला जो मैकेनिज्म है वो लैक्टोज के एसिमिलेशन से रिलेटेड है, इसको हम इसलिए लैक ऑपरेंट मॉडल भी कहते हैं। यह ज्ञात है कि ऑर्गेनिज्म के किसी भी स्पीशीज का कैरियोटाइप जनरली एक ही होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितनी सेल्स हैं उनका जो कैरियोटाइप होगा वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। परंतु फिर भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के डिफरेंट फंक्शन करने वाले टिश्यू में जीनोम के सभी जीन्स एक साथ एक्टिव नहीं होते। यही कारण है कि सभी सेल्स की ग्रोथ एक साथ होने के बावजूद भी, मतलब सभी सेल्स की जो जीनोटाइप है, एक प्रकार से जो जीन्स हैं उसके अंदर जो कैरियोटाइप है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल, वो सब सेम होने के बावजूद भी सभी जीन्स एक साथ एक्टिव नहीं होती, बल्कि ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक या उस सेल की आवश्यकता के अनुरूप ही या जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है उसको बनाने वाली ही जीन्स एक्टिव होती हैं। सभी जीन्स एक्टिव नहीं होती हैं। संक्षेप में प्रत्येक सेल या टिश्यू में ऑटोमेटिक स्विच ऑन या स्विच ऑफ मैकेनिज्म होती है। हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि कहते हैं सभी सेल में, मतलब जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ मैकेनिज्म पाई जाती है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ मैकेनिज्म से मतलब है कि जिन जीन की आवश्यकता होती है वही जीन स्विच ऑन होते हैं और जिन जीन की आवश्यकता नहीं होती वो जीन डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, मतलब वो ऑफ रहते हैं। जीन मतलब आवश्यकता के अनुरूप ही स्विच ऑन या स्विच ऑफ होते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले, जो ऑपरेंट मॉडल की जो डिस्कवरी है, सबसे पहले जो ई कोलाई बैक्टीरियम के लैक्टोज एसिमिलेशन पर जैकब और मोनार्ड ने की। और किसी भी एक लैक ऑपरेंट मॉडल के निम्न कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो निम्न कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है। जैसे सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल जीन। ई कोलाई बैक्टीरियम में लैक्टोज का एसिमिलेशन करने के लिए 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिन्हें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज तथा ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं। इन तीनों एंजाइम की सिंथेसिस
क्रमशः 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन ZYA द्वारा होती है। तो एक तो हो गया, सबसे पहला जो जीन होता है वो स्ट्रक्चरल जीन है। जो 3 जीन होते हैं ZYA, हम लैक्टोज एसिमिलेशन के केस में लें तो 3 जीन होंगे लैक्टोज एसिमिलेशन के केस में ZYA। उसके बाद होता है ऑपरेटर जीन। उपरोक्त तीनों जीन्स ZYA के लेफ्ट हैंड साइड पर 5' एंड की ओर एक जीन ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर तथा सभी स्ट्रक्चरल जीन को मिलाकर को एक वर्ड कहा गया ऑपिरॉन। एक्चुअल में ऑपिरॉन क्यों है, ऑपिरॉन में से क्यों कह रहे हैं, तो जो ऑपरेटर जीन है और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मिलकर ही ऑपिरॉन बनाते हैं। और लैक्टोज के एसिमिलेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर लैक ऑपिरॉन कह रहे हैं। तो ऑपिरॉन क्या है, इस पर क्वेश्चन बनता है, आता है अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ऑपिरॉन क्या है। तो ऑपिरॉन को हम कैसे बताएंगे, जो ऑपिरॉन का मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चरल जीन है और जो ऑपरेटर है इसको मिलाकर जो नाम दिया वो हमने दिया ऑपिरॉन। इसके बाद अगला जो जीन होता है वो होता है प्रमोटर जीन। ऑपरेटर के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर 5' एंड की ओर एक प्रमोटर रीजन होता है जिस पर RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले आकर अटैच होता है। यानी कि एक वो RNA पॉलीमरेज के लिए एक साइट होती है, आकर अटैच होता है और ऑपरेटर का ग्रीन सिग्नल पाकर ही ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। मतलब जो प्रमोटर जीन का काम ही क्या होता है कि पहले RNA पॉलीमरेज को अपने साथ अटैच करे और ऑपरेटर का ग्रीन सिग्नल उसको मिले तो RNA पॉलीमरेज को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाने से कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस होंगे आगे। एक जीन होता है इनहिबिटर जीन। प्रमोटर रीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर एक और जीन इनहिबिटर या रिप्रेसर R होता है। इस जीन से mRNA से एक स्पेशल प्रोटीन, इस जीन से एक mRNA बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक mRNA बनेगा। mRNA से एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनती है जिसे हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। तो आज हमने देखा कि जो लैक ऑपरेटर मॉडल को जैसे उसको हमने जो समझा स्टार्ट किया तो ये देखा कि लैक ऑपरेटर मॉडल के निम्न कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो ऑपरेटर जीन, भाई एक तो हो गया पहला वाला स्ट्रक्चरल जीन हो गया, दूसरा ऑपरेटर जीन हो गया, तीसरा प्रमोटर जीन हो गया और चौथा हो गया इनहिबिटर जीन। अब इसके आगे की जो इसकी मैकेनिज्म है और स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज हमने देखा कि लैक ऑपरेटर मॉडल क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।